वाटर, ओपन योर बुक्स, ये छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं से क्या होगा, उसको हम अगर हम डायरेक्ट बड़े बड़े सेंटेंस बोल लगेंगे तो उसके लिए फिर वही वाली बात हो जाएगी, वो 2-3 दिन सुनेगा, ऐसे देखेगा हमारे ये चौथे पांचवें दिन बोल रहे थे बेकार टीचर, कैसे टीचर आ गए। There should be multiple books, magazine books, story books, rhyming words books, poems, ऑडियो वीडियोज, जो हमने बात करती सर कि अगर हमारा बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम जैसे हमारे पास आज की डेट में यूट्यूब है, ये सब उसमें बड़े अच्छे राइम्स हैं, राइम्स को सिखा दिया पहले एक बार, रिसाइट करवा दिया, हो सकता है लर्न करवा दिया, अर्थ समझाने के लिए से फिर हम कुछ ऑडियो वीडियो के थ्रू जैसा भी करें उसको किया जा सकता है। एंड द सेम थिंग, टीचर्स शुड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड देयर नॉलेज रिगार्डिंग इंग्लिश, बिकॉज नॉलेज एक ऐसी प्रक्रिया जो हर समय चलती रहती है। हो सकता है कि हम 3rd-4th के बच्चे के साथ ही उलझ जाए, कुछ हो जाए, हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को दोबारा दोहराया ना जाए, उसके लिए हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, नॉलेज से तात्पर्य अपडेट से भी थोड़ा सा। टीचर शुड इंस्पायर स्टूडेंट टू यूज डिक्शनरी रिलेटिंग द लेसन्स टू इंक्रीज देयर वोकैबुलरी। मैंने सेकंड बात की सर, वोकैबुलरी डिक्शनरी या वर्ड मीनिंग्स होते हैं, वो डिक्शनरी से मेरे तात्पर्य वर्ड मीनिंग से, वर्ड मीनिंग हमारी जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनके पीछे भी, और हम लिखा भी सकते हैं लेसन से, जो टिपिकल वर्ड्स हैं, जब उन्हें लेसन पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, उन वर्ड्स को लिखा कर उनका अर्थ लिखवा दो और उनके लिए बोलो कि प्रैक्टिस करते रहें। डिक्शनरी का भी यूज़ हो सकता है, अगर माना बड़ी क्लासेज हैं 4th-5th में, तो मुझे लगता नहीं डिक्शनरी यूज़ होता होगा, उसमें तो ये कि जो वर्ड मीनिंग लिखवा दिया, डिफिकल्ट वर्ड लिखवा दिया हमने, उन्हीं को क्या करो, उसे याद करने को, फिर वो जब याद करेंगे तो उस चीज़ को हो सकता है कि कल भी प्रैक्टिस में भी लाने की कोशिश करेंगे। पिक्चर डिक्शनरी तो स्कूल में पिक्चर डिक्शनरी बहुत बढ़िया का पिक्चर के साथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I think at the primary level, teacher is a dictionary in itself. in itself. It's a primary level. कोई मैंने कहा At primary level. और वो सर use the sentences which are given by CET. We should follow them and we should try that students should understand and learn them. Understand and learn both things. And try to teach English as a language, not as a subject, as it is said by NCS. Sir said in the beginning. And this is all. Thank you. जो हम लोगों ने ये टॉपिक था पिछले दिन से पहले से हम लोग बात कर रहे थे संदर्भीकरण को लेकर, तो ये असल में दो, एक हिस्सा है जिसमें हम पाठ से संदर्भों को छांट रहे हैं, संदर्भों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा है जो संदर्भ निकल गए जितने भी तरह के, उनके हिसाब से टीचिंग प्लान बनाना, शिक्षण योजना बनाना, जो हम पहले भी बनाई रहे थे। तो इसमें हमने ज़्यादातर जोर दिया है अभी कि किसी एक पार्ट में कितने तरह के संदर्भ देखने को मिलते हैं। ये कक्षा 6 की किताब है पसंद, इसमें 5वां पार्ट है, पार्ट का नाम है अक्षरों का महत्व। तो ये एक तरह से लेखन के इतिहास पे जोर देता है, और इसको गुणाकर मूल्य ने लिखा है। भारत के संदर्भ में देखें तो इतिहास, लेखन के इतिहास में सबसे ज़्यादा काम गुणाकर मूल्य जी ने किया है। अगर आप नेट पे भी छांटेंगे, गुणाकर मूल्य की बहुत सारी किताबें हैं, तो लेखन के इतिहास पे बहुत डिटेल में अगर कोई पढ़ना चाहे इसको तो वो एक अच्छा मौका है। तो मैंने इस पार्ट को आज पहली बार ही पढ़ा है, मुझे था जान कि उनका पार्ट इसमें है। 8वीं-7वीं की किताब मैंने देखी भी थी अच्छे से। इसमें अक्षरों की कहानी है, और मुख्य रूप से इसमें शुरुआत कैसे हुई, तो जो एक तो प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि जब से इतिहास लिखने की शुरुआत हुई, चित्रों से लिखने की शुरुआत हुई है, और चित्र भी कुछ तो संकेत के रूप में और कुछ भाव संकेत के रूप में भी कह रहे हूँ। तो जैसे मैंने आपको दिखाना है कि सूरज गर्म है, तो बीच में गोला बनाया, उसके किरणें दिखा दी, उससे कोई भाव प्रकट हो रहा है कि वो कैसा है। तो ये इसमें था। जो संदर्भ इसमें निकले हैं, एक तो जैसे छपने वाली सामग्री क्या क्या होती है, अगर अभी बच्चे जिसको जानते हैं वर्तमान में, तो हमने इसको अलग अलग कैटेगरी नहीं की है, मिक्स किया है। मिक्स मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे छपने वाली सामग्री क्या क्या होती हैं, तो ये बच्चे जानते हैं ऑलरेडी, किताबें हैं, समाचार पत्र हैं, और पत्र पत्रिकाएँ, बहुत सारे चित्र हैं, और इसके अलावा अकेले समाचार पत्र पे बहुत सारी बातचीत हो सकती है। कल भी हमने शायद किसी गतिविधि में बात की थी इसकी। तो एक संदर्भ तो ये हो गया। दूसरा है धरती का संदर्भ है। तो उसमें एक तो है कि मानव का जन्म कब हुआ, धरती है ना, हम कह रहे हैं कि इतने साल पहले धरती आई थी। मानव का जन्म, जीव जंतु कब आया उसमें,
और वनस्पतियाँ कब आई हैं, और आदमी ने खेती के रूप में कब काम शुरू किया, औजारों का इस्तेमाल कब से शुरू किया, और साथ में खेती का काम शुरू किया, औजारों का काम कब से शुरू किया। ये सारी चीज़ें जब से उसने थोड़ा संगठित होकर समाज के तौर पर रहना शुरू किया। और इसी को हम दूसरे, ये तो एक धरती के संदर्भ में, इसमें हम भूगोल की बात भी कर रहे हैं, इसमें खगोल की बात भी हो रही है, और इसमें इतिहास की बात भी हो रही है, यानी मानव के बहुत ही प्राचीन इतिहास की बात हो रही है। साथ में क्या है, अब इसका एक गणितीय संदर्भ देखिए। गणितीय संदर्भ है, जैसे करें कि 5 अरब साल पहले धरती आई। ये गणित का सवाल है, गणित का प्रयोग इसमें हो गया। तो इस तरह से 5 अरब वर्ष है, 5 लाख वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले और 6,000 साल पहले। तो ये अलग अलग इसके जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं धरती में, उसकी ये एक तरह से जानकारी है, बिल्कुल। फिर लेखन का ऐतिहासिक संदर्भ भी है। तो लेखन की शुरुआत कैसे हुई, चित्रों से हुई, संकेतों से ही कर सकते हैं। संकेत पहले आए, फिर चित्र बनने शुरू हुए, और उसके हिसाब से फिर चित्रों के बाद भाव संकेत आए, है ना, भाव प्रकट करने के लिए। ये वाला एक संदर्भ हुआ। इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, तो वो अक्षरों और लिपि के माध्यम से, जब से अक्षर या संकेत या चित्र पैदा हुए, तब से ये माना जाता है कि मानव ने एक नए युग में प्रवेश किया है, और उसी को इतिहास भी माना जाता है। यानी हम ये मानते हैं कि जिसका लिखित इतिहास नहीं है वो इतिहास नहीं माना जाता है। और जब लिखित कह रहे हैं तो केवल किताबों में ही नहीं, बल्कि भित्ति चित्र हैं, शिल्प है, नक्काशी या लकड़ी की, वो सारी चीज़ें इतिहास का मुख्य स्रोत माने जाता है। तो वो वाला हिस्सा हो गया। और इसके साथ में इतिहास शुरुआत साथ में ये भी कि लिपियों की शुरुआत कैसे हुई है। तो आज के दिन जो लिखने के लिए हम लिपि यूज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत सबसे वो चित्रों से और संकेतों से कहीं हुई थी उस युग में। और धीरे धीरे वो बढ़ते आज इतना डेवलप हो गया कि अब हाथ की जगह मशीनों ने काम शुरू कर दिया उस लिपियों में। तो ये हो गया। और इसी में ये है कि किताब में ये दिया भी है, आज के दिन जो भाषाओं के बारे में ये बात कही जाती है कि अभी जो भाषाविद हैं, मतलब व्याकरणविद हैं, दो तरह के, एक भाषाविद होते हैं, एक व्याकरणविद होते हैं। व्याकरणविद इस पे काम कर रहे हैं कि दुनिया की सारी भाषाओं की एक ही व्याकरण हो सकती है, एक ही लिपि हो सकती है। जैसे अब रोमन में आज के दिन सारे लिख लेते हैं, जैसे मोबाइल वाला है, तो हम रोमन में आप गढ़वाली भी लिख सकते हैं, आप भोजपुरी लिख सकते हैं, गढ़वाली लिख सकते हैं, लिपि एक ही है। एक लिपि में बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना, और एक ही भाषा को बहुत सारी लिपियों में भी। तो ये दोनों तरह का मामला है इसमें। तो ये था। फिर देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी आदि के उदाहरण को दे सकते हैं बच्चों के लिए। तो हम माना हिंदी किताब दिखा तो ये एक अलग तरह की लिपि है, अंग्रेजी की दिखा दीजिए, उर्दू के भी कुछ उदाहरण उसमें मिलते हैं किताबों में, वो दिखा सकते हैं, गुरुमुखी के कुछ उदाहरण दे सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हम अलग अलग लिपियों के बच्चों को, तेलुगु, कन्नड़, वो सब भी दे सकते हैं। और फिर इसमें विभिन्न प्रकार के चित्रों और संकेतों के उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि जब हम संकेतों की बात कर रहे हैं तो जैसे डॉक्टर के यहाँ केवल एक वो प्लस का निशान लगा रहता है, उसका मतलब क्या है, या ट्रैफिक सिग्नल से जुड़े हुए बहुत सारे संकेत हैं। तो राइट जाना है तो अलग तरह का होता है, यू टर्न मारना तो अलग तरह का होता है। तो इसमें बहुत सारे संकेत वो रहते हैं। ये हमने कुछ बनाए भी थे इसमें, जैसे ये एक संकेत है, ये वाला है, ये मतलब आपको है ना कैंची बैंड जिसको कहते हैं। और फिर रेलवे की पटरी वाला एक बनाया, एरो बनाया आपको किधर जाना, तो आपको पूरी बात नहीं लिखनी पड़ती, केवल एक निशान से काम चल जाता है। तो ये भी हमारे संकेत है। और कुछ परंपरागत शिल्प और नक्काशी की बात, ये स्थानीय संदर्भ है इसका। तो बच्चे कुछ देख सकते हैं कि जगह जगह पुराने मकानों में खास तौर से मंदिरों में बिल्कुल। और कुछ ऐड है तो करना तो आप ऐड कर दीजिए इस पर जो है। तो ये अलग अलग संदर्भों में इसको अगला काम इसका ये सकता है कि इसको कैटेगरी बना सकते हैं और थोड़ा बारीकी में जाना होगा स्थानीय संदर्भ क्या है। और फिर टीचिंग प्लान की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, तो जैसे परंपरागत नक्काशी वाला है, यहाँ से कैसे आपने क्या क्या देखा, या जो पहला पॉइंट हमने दिखाया था समाचार पत्र वो सब छपने वाली बात, या लिपि वाला भी, तो ऐसा कर सकते हैं। और कुछ इसमें पूछना हो ठीक है सर। इसको इसके एक संदर्भ को लेकर के अलग से तो पूरे पाठ के संदर्भ पूरे पाठ से ये है कि सभी संदर्भों को का समावेश करते हुए आप श्रृंखला बनाएं। मतलब अगर इस सत्र की सत्र से अपेक्षा ही है, इस सत्र का उद्देश्य यही है शायद कि हम सब संदर्भों का समावेश करते हुए हम एक प्रभावी शिक्षण योजना बनाएं। अगर आप इसमें भी और कोई संदर्भ ऐड करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ भी आ सकती है अक्षरों के महत्व को समझाने के लिए, तो आप बता। तो उसमें यही शायद कि अगर हम अभी हम भाषा की बात कर रहे हैं तो हम भाषा के संदर्भ को ज़्यादा रखेंगे। जैसे इसमें गणित की बात भी आई,
अब अगर आपको गणित पढ़ानी है इतिहास तो तब आप की केवल ये इतिहास, संख्याओं को भूगोल। लिखने पे ही अभ्यास करा सकते हैं। तभी केवल संदर्भ आ रहा न कि केंद्र में है। ये गणित केंद्र में होगी और बाकी चीजें वहाँ संदर्भ बन जाएगी। तो वो है मुख्य रूप से। ठीक है, और कुछ? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। सर शुरू कौन करेंगे? यहाँ बैठो। अच्छा, देखिए सर, ऐसा कुछ तो सर हमारे पास ये प्रभावी शिक्षण योजना थी कक्षा 8 की और सामाजिक विषय। प्रकरण था हमारे पास खनिज पदार्थों की अवधारणा और वर्गीकरण और इनसे संबंधित आगे की थोड़ी बाकी थोड़ी जानकारी इसमें दी जाएंगी। तो देखिएगा सर, इसमें जो मतलब अधिगम के हमारे बिंदु हैं, बच्चों में खनिजों की समझ विकसित करना, यानी बच्चों में इस के माध्यम से, हमारी शिक्षण योजना के माध्यम से खनिजों की समझ विकसित हो जाएगी। वो हमें समझ विकसित करनी है, खनिजों का वर्गीकरण कर सकेंगे और बच्चे इसके बाद खनिजों का वर्गीकरण कर सकेंगे। भारत व विश्व के मानचित्र, भारत व विश्व में खनिज वितरण को समझ सकेंगे। शिक्षण पूर्व तैयारी, कुछ खनिजों के नमूने की व्यवस्था करेंगे, मतलब हम घर से शिक्षक अपने पास से व्यवस्था करके लाएगा जहां से भी होगी, कुछ खनिजों के नमूनों की। और जो विषय वस्तु है इससे संबंधित गहन अध्ययन भी करके आएगा, ताकि उसको मतलब कहीं वो अटके ना, और मतलब बच्चा कुछ भी वहां पे पूछ ले तो उसका जवाब दे सके और गहराई से उनको समझा सके बच्चों को। और जो शिक्षण सामग्री से संबंधित शिक्षण सामग्री होगी उसकी व्यवस्था भी कुछ हद तक अध्यापक अपने पास से करके लाएगा, घर से करके लाएगा, ताकि वहां पे समय भी बचा रहे और समय ज्यादा खर्च ना हो कक्षा कक्ष में। सहायक सामग्री, प्रकरण से संबंधित लेख, पुस्तक वगैरह, खनिजों के नमूने, वर्गीकरण का चार्ट, कक्षा कक्ष होगा, बोर्ड मतलब ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड और मार्कर वगैरह, ये सारी चीजें जो मतलब हमें आवश्यक है वहां पे वो उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षण विधियां, तो इसमें जो विधियां अपनाई गई हैं वो अवलोकन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, और खेल खेल में भी मतलब बच्चों को सिखाने वाली विधि का इसमें इस्तेमाल किया गया। सीखने के अवसर, तो देखिएगा इसमें हम जो सीखने के बच्चों को अवसर दे रहे हैं वो यहाँ पर हमने नोट किए हुए हैं। नमूने देखकर खनिजों की समझ विकसित करेंगे, मतलब बच्चे नमूने देखकर मतलब अपने अंदर ये समझेंगे कि खनिज क्या होते हैं, है ना। बच्चों द्वारा चार्ट, मानचित्र आदि का अवलोकन करें, खनिजों का अवलोकन, बच्चों द्वारा चार्ट, मानचित्र आदि का अवलोकन कर खनिजों की मतलब वो वर्गीकरण कर सकेंगे, मतलब स्वयं कर रहे होंगे। वितरण भी और वर्गीकरण भी। प्रक्रिया चरण, तो इसमें प्रक्रिया चरण है हमारे पास, हमने मतलब जो गतिविधि तैयार की है बच्चों को ये चीजें सिखाने के लिए। इसका मतलब खनिज पदार्थों की समझ और खनिज पदार्थों का वर्गीकरण करना जो हमने सिखाया, उसके लिए गतिविधियां हैं। तो देखिएगा इसमें जो मतलब तालिका है हमारी हमने बनाई है, तो ये तालिका ये है मतलब पहले खनिजों का, हाँ सॉरी, वर्गीकरण जो हम करेंगे, तो जो हम खनिज पदार्थ वहाँ से लाए हैं अपने पास, उनको बच्चों में हम बच्चों के पास डाल देंगे और कक्षा कक्ष में उनको रख देंगे और बच्चों को बताएंगे ये देखो जरा क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चों को कुछ समझ मतलब पहली काफ़ी समझ होती है, तो वो बच्चे उनको अलग अलग भी छांट सकते हैं। मान लो ये लोहे का टुकड़ा है या कील है, ये पत्थर है, ये कांच है, और मतलब जो भी वहाँ पे पदार्थ होंगे वो अलग अलग बता सकेंगे उनको काफ़ी हद तक। तो हम और फिर उसके सामने मतलब ये तालिका हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे और तब बताएंगे कि खनिज जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण होता है, और ये खनिज जो हैं ये
खनिजों के प्रकार हम यहाँ पे इसमें तालिका दिखाएंगे और बच्चों से ही पढ़वाएंगे। यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, तो बोलेंगे सर ये तो धात्विक लिखा है। और फिर उनसे बोलेंगे इधर क्या लिखा है, देखो जरा तालिका में, तो बोलेंगे ये अधात्विक लिखा। तो उनको हम साथ साथ उनका वर्गीकरण भी करते चले जाएंगे। उनको बोलेंगे धात्विक और अधात्विक पदार्थ, खनिज पदार्थ होते हैं। धात्विक में कौन कौन से होते हैं उसका भी अलग अलग यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। तो लौह और अलौह दो प्रकार के होते हैं कि लौह कौन से हैं और अलौह पदार्थ कौन से हैं। फिर सब इसमें मतलब ये धात्विक हो गए और अधात्विक। फिर दूसरे प्रकार के अधात्विक हैं, जैसे चूना पत्थर, ये सारे बच्चों को आपस में पढ़ेंगे, एक दूसरे बच्चे से पढ़वाएंगे और मतलब वो सारी चीजें देखेंगे भी, और एक बच्चा पढ़ भी रहा होगा और सारे बच्चे देख भी रहे होंगे इसको, तो वो देख के ही समझेंगे हाँ आध्यात्मिक में कौन कौन से हैं। तो हो सकता है उनमें से हमारे पास जैसे चूने का पत्थर है और मतलब जो संभव हो सकते हैं वो हो सकते हैं, उसको भी वो अलग कर लें कि ये आध्यात्मिक पदार्थ हैं। सर फिर उसके बाद हम जो है अगले चरण में आएंगे। एक खनिजों की और समझ विकसित करने के लिए मतलब उनकी उपयोगिता की तालिका हमने बनाई हुई है। हालांकि इसमें उपयोगिता का हमारा जो प्रकरण था वो हमने अलग रखा था, लेकिन फिर भी इससे मतलब अनटच नहीं रख सकते, तो थोड़ा उपयोगिता की हमने तालिका बनाई है। तो बच्चे शायद हो सकता है मान लीजिए जो हम उसके नमूने लाए हैं उनमें से चुन के उसको बता सकें लोहे का क्या क्या बनता है, क्या क्या उपयोगिता है इसकी, है ना। और मान लीजिए चूने का पत्थर है उसको रख दें तो उससे भी पूछा जा सकता है इसका क्या क्या हो सकता है। कुछ और जो हमारे पास धातु है, पत्थर है, इसका क्या क्या हो सकता है। और कोई धातु है, मान लो चांदी का अंगूठी वगैरह भी हो सकती है, तो चांदी भी दिखा सकते हैं उसको, सोना भी दिखा सकते हैं। तो इनका क्या क्या होता है तो उपयोग भी वो समझ लेगा उनका धातुओं का लगभग कुछ सीमा तक। मूल्यांकन सर, तो मूल्यांकन में सर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। मूल्यांकन हमारा साथ साथ भी हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए वर्गीकरण में कुछ थोड़ा बहुत वो बच्चे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो उसको साथ साथ हम समझा देंगे, मतलब ये नहीं है, इस श्रेणी में आ रहा है। और यहाँ पर मूल्यांकन में मतलब साथ साथ हम मूल्यांकन कर रहे होंगे उनका, कितने बच्चे किस हद तक इनका वर्गीकरण कर पा रहे हैं और इसकी उपयोगिता को समझ पा रहे हैं, वो देख के भी हम साथ साथ उसको समझते रहेंगे। और उनसे साथ साथ मतलब साथ में प्रश्न भी पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया हमने लौ अयस्क कौन सी धातु है भाई, ये कौन सी वाली धातु है, इसका वर्गीकरण कीजिए, ये अधात्विक है या धात्विक है, लौ है या अलौ है। तो वो इसमें से देखने की भी कोशिश करेगा तालिका को, और अपनी समझ से जो समझ उसने विकसित की होगी उसके अनुसार बताने की कोशिश भी करेगा। इसके बाद सर सुधारात्मक शिक्षण, यदि हम देख रहे हैं उनमें बच्चों में मतलब कुछ बच्चे उस चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब भाई सारा कुछ करने के बाद भी फिर भी वो इधर उधर पूछते रहते हैं, पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, उसके लिए एक तो पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं इसकी, और कोई शिक्षण विधि यदि मतलब हमारे दिमाग में और आ रही है इससे भी अच्छी, तो उसको हम फिर पुनः अप्लाई करेंगे। और बच्चों का ग्रुप बना के आपस में मतलब उनको चर्चा करने के लिए भी कहेंगे। बच्चा बच्चे से अधिक अच्छा सीख लेता है तो वो आपस में चर्चा भी करेंगे, चर्चा करके एक दूसरे से पूछेंगे तो भाई मेरी ये समझ में नहीं आया या ये कौन सी धातु है, मतलब आपस में चर्चा करके वो पूछ लेंगे उसको। धन्यवाद सर। इससे पहले खनिज की अवधारणा बच्चों में बेहतर ढंग से विकसित की जानी चाहिए, जिसको मैं समझता हूँ। इसको इस तरह से बताया जा सकता है कि भैया खनिज बोलते किसे हैं, उसके की जो चीज़, क्योंकि हमारी घरेलू भाषा में भी खान बोलते हैं, जहाँ से हम कोई चीज़ निकालते हैं उसको खान कहते हैं। तो जमीन के अंदर से जो चीज़ खोद करके निकाली जाती है, जो पदार्थ, जो वस्तुएं, जो मूल रूप से जो खोद करके निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अगर ऐसा स्थानीय आधार पर भी आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे कई चीज़ों के नाम, जैसे खड़िया है, पुराने ज़माने में स्लेट निकाली जाती थी मकानों के ऊपर के लिए, वो भी खानों से निकाली जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ों के नाम बच्चे जो है पहले से ही बता देंगे, ये चीज़ें हम जमीन से खोद करके, या कुछ चीज़ें ऐसी भी यदि वो खनिज पदार्थ नहीं बता पाएंगे तो खोद करके, जैसे कभी वो अपनी भाषा में सब्जियों के लिए बोल सकते हैं कि खोद करके सब आलू निकाले जाते हैं खोद करके, तो उससे विभेद करवाया जा सकता है कि ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है और
जिससे कोई निर्माण सामग्री बन सकती है, जिसका आर्थिक संसाधनों के रूप में उपयोग होता है, उसको हम खनिज, और फिर उसको तब उसको अलग अलग उस प्रकारों में बांटा जा सकता है, धात्विक, अधात्विक, और उनके गुण धर्म क्या है, धातुओं की क्या गुणधर्म है, अधातुओं की क्या गुणधर्म है, तब जाकर के हम उस तरफ बच्चों को ले जा सकते हैं। फिर वितरण के बारे में बच्चों को, तब वितरण के बारे में कि ये चीजें कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारे स्थानीय स्तर पर क्या क्या खनिज पदार्थ हो सकते हैं या हैं, इस तरह से फिर वितरण के बारे में बच्चों को ले जाया जा सकता है। चीजों को जो हम यहाँ पे परिभाषित कर रहे होंगे, पता लगा वहाँ पे वो दूसरे ढंग से पढ़ चुका है, तो उसका सब गड्ढा पलट हो रहा है। तो यदि हम स्वयं एक शिक्षक होने के नाते